चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से तुम लोगों के हाथ चलने चाहिए, ठीक है। पेल्विक इनलेट आउटलेट की बात की थी, ट्रू पेल्विस लेसर पेल्विस की बात की थी, फॉल्स पेल्विस की। एंड्रॉयड और गायनाकॉइड इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड इज हार्ट शेप, गायनाकॉइड ओवल शेप्ड, उसमें ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन एपी डायमीटर। और इसके अलावा दिस इज फेवरेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। ठीक, फिर हमने फोर टाइप्स की बात की थी, जो उसमें बाकी दो रह गए, वो प्लेटिपॉइड और एंथ्रोपॉइड। उन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि सबसे ज्यादा जो डायमीटर है वो ट्रांसवर्स ग्रेटर देन एपी, दैट इज इन गायनाकॉइड, दैट इज व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबल देन अदर्स। ठीक है। एंड्रॉयड और गायनाकॉइड का डिफरेंस ये है कि एंड्रॉयड के अंदर सब प्यूबिक आर्च नैरो है, जिसके अंदर डिफिकल्ट होती है चाइल्ड बर्थ। ठीक है। और गायनाकॉइड में ब्रॉड सब प्यूबिक आर्च है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कंजुगेट, ट्रू कंजुगेट, डायगनल और ऑब्स। ऑब्स 10 सेंटीमीटर, ट्रू 11 और डायगनल 12 सेंटीमीटर। कंजुगेट मिलाने को कहते हैं। पेल्विक इनलेट मेजरमेंट के लिए रेफरेंसेस प्रोमोनट्री टिल प्यूबिक सिम्फिसिस। पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे पास कौन कौन से मसल्स थे? प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस और कॉक्सीजियस। लिवेटर एंड आई मसल्स कौन बना रहा था? प्यूबोरेक्टाइलस, इलियोकॉक्सीजियस और प्यूबोकॉक्सीजियस। ठीक, अगर इसके अंदर कॉक्सीजियस या इशियोकॉक्सीजियस भी डाल दें और फेशियास भी डाल दें तो वो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम बन जाता है, दैट इज द डायनामिक सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। फिर हमारे पास तीन तरह की ओपनिंग्स थी, UVR, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और रेक्टल ओपनिंग। ठीक, फिर हमने ब्लैडर की बात की कि इसके अंदर इंफीरियर लेटरल सरफेस है, यूरेटर्स ओपन होते हैं एट द बेस या फंडस। ठीक, फिर जो उसकी पेरिटोनियल सरफेस है वो सिर्फ सुपरफिशियल सरफेस है, जो इंफीरियर लेटरल सरफेस है दैट इज डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम। फिर हमने बात की कि अगर पेल्विक मिक्चुरेशन की बात की कि मिक्चुरेशन में तीन तरह के बॉसेस होंगे, बड़ा बॉस, पॉन्स, छोटा बॉस, इंटरनल स्फिंक्टर और उससे छोटा बॉस हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास होती है आपके पास, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास होती है प्यूडेंटल नर्व, इंटरनल स्फिंक्टर के पास होती है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक, और बड़े बॉस के पास होती है पेल्विक नर्व। थ्री पीस से हमने याद रखा था। ठीक है, थ्री पीस के अंदर हमारे पास क्या क्या था? पॉन्स, पेल्विक और पैरासिम्पथेटिक, जो प्रमोट करता था किसको? यूरिनेशन को। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने जो हाइपोगैस्ट्रिक है, इंटरनल स्फिंक्टर है, वो क्या करता है? होल्ड करता है यूरिनेशन को। ठीक है। प्यूडेंटल जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओपनिंग को कंट्रोल करता है वॉलेंटरली। ठीक हो गया। फिर हमारे पास इंजरीज थी, तीन तरह की इंजरीज थी। एक हमारे पास एट द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक थी और एक हमारे पास बिलो सिंपैथेटिक थी। एट द लेवल ऑफ सिंपैथेटिक T10 to L2। ठीक है। और जो दूसरी थी वो S2, S3, S4 थी। ठीक है। उसमें हमारे पास यूएसए आ रहा था जो सुपीरियर था, उसके अंदर हमारे पास अर्ज और स्पास्टिक और ऑटोमेटिक ब्लैडर हो जाता था, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पास यूरिन, अपर मोटर न्यूरॉन लियन। जो दूसरा था वो ऑटोनॉमस था, फ्लैसिड पैरालिसिस था, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, अनेबल टू होल्ड ओवरफ्लो। तीसरा हमारे पास न्यूरोजेनिक, जिसमें दोनों आ रहे थे। लंबोसैक्रल प्लेक्सस में हमने तीन नर्व सप्लाईज याद की थी, ऑप्टोरेटर की, फेमोरल की और प्यूटेंडल की। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो आपके पास TC है या CT है, दैट इज योर केयर टेकर या मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक हो गया। फिर हमने बात की थी एंडोमेट्रियम के। एंडोमेट्रियम के अंदर हमारे पास था स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। फंक्शनैलिस के अंदर आपके पास थी स्पाइरल आर्टरीज और इसके अंदर आपके पास थी स्ट्रेट आर्टरीज। ठीक है। जो फंक्शनैलिस है वो रीजनरेट और डिजेनरेट करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बेसिलस उसको बनाता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था कि आपके पास प्रोस्टेट के जोन्स, कितने जोन्स? तीन, ट्रांजिशनल जोन, पेरिफेरल जोन और सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन 25%, पेरिफेरल जोन 75%। पेरिफेरल जोन इज फॉर द कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल जोन इज फॉर द PPH। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास फिर हमने कहा था कि कुछ हमने तीन चार पॉइंट्स याद किए थे कि अगर सी सेक्शन होता है तो उसके अंदर यूट्राइन आर्टरी डैमेज करती है, पेल्विक ब्रिम के ऊपर ओवेरियन आर्टरी डैमेज करती है, ओफरेक्टमी में इंटरनल आइलिक आर्टरी डैमेज करती है। ठीक है। फिर अगर हिस्टेक्टमी हो तो उसमें यूरेटर डैमेज करती है। एट द लेवल ऑफ
कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट, अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो ब्रॉड लिगामेंट, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके पास पेल्विक ब्रिम। ठीक हो गया। फिर हमने नेक्स्ट याद किया था लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास था कि हमने लोअर लिम्ब के अंदर याद किए थे लिगामेंट मसल्स। लिगामेंट्स में हमने दो लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट, चार लिगामेंट्स, एक आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट था, एक आपके पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट था, एक आपके पास सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट था। ट्यूबरस ट्यूब लाइक था। और जो स्पाइनस था वो ट्रांसवर्स लिगामेंट था या हॉरिजॉन्टल लिगामेंट था। ठीक है। जो इंग्वाइनल लिगामेंट था उसकी खास बात ये थी कि इट इज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टिल द प्यूबिक सिम्फिसिस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टिल द प्यूबिक सिम्फिसिस, राइट बीनीथ द फेमोरल ट्रायंगल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने याद की थी ग्लूटस मैक्सिमस मिनिमस और इनकी नर्व सप्लाई। ग्लूटस मीडियस के साथ और मिनिमस के साथ आपके पास थी सुपीरियर, दोनों मिलके बना रही थी सुपीरियर, और मैक्सिमस के साथ मिलके आपके पास आ रही थी इंफीरियर। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास थी कि जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है उसके अंदर मसल्स हैं, दैट इज योर बाइसेप्स फेमोरस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस। इनकी हमने क्या याद रखने थे, फंक्शंस और नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को कौन करती है, दैट इज योर टिबियल। ठीक, उसकी नर्व रूट क्या थी, L5S1। और इनका फंक्शन आपके पास क्या है, तीनों मसल्स का एक्सटेंशन ऑफ थाई करवाते हैं और फ्लेक्शन ऑफ नी करवाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम फीमर की बात करें तो फीमर के अंदर हमारे पास क्या था, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन है। ओल्ड एज के अंदर आपके पास नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है ज्यादा। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास था ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन आपके पास क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है जहां से hollow structure that attaches the greater and lesser sciatic foramen। ठीक, फिर हमने एक ischial spine की लैंडमार्क की थी, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक। कल हमने देखा उसके साथ आपके पास एक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट भी था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा सार्टोरियस। सार्टोरियस के बारे में हमने पढ़ा कि सार्टोरियस जो है वो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के अंदर मसल होता है, फ्लेक्शन ऑफ हिप और फ्लेक्शन ऑफ नी करवाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर हमने एक ट्रायंगल और एक एडक्टर कैनाल देखा था। फेमोरल ट्रायंगल की हमने बाउंड्रीज की थी। बाउंड्रीज के अंदर हमने देखा था कि फेमोरल ट्रायंगल सुपीरियरली किसके साथ करा होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ, लेटरली सार्टोरियस के साथ, मीडियली एडक्टर लॉन्गस के साथ। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके कंटेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास आता है नेवल। अगर शीत की बात करें तो उसमें आप एन निकाल देंगे। ठीक है। एडक्टर कैनाल के अंदर हमने देखा था कि पोस्टीरियरली जो है वो आपके पास आता है एडक्टर लोंगस, और मीडियली आपके पास आता है सार्टोरियस, लेटरली आपके पास आता है वास्टस मीडियालिस। इसके कंटेंट्स की बात करें तो मेनली उसके अंदर आपने याद रखना है सेफनेस नर्व। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने याद किया था जो एडक्टर कैनाल है उसको सब सार्टोरियस कैनाल भी कहते हैं या उसको हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स और मीडियल कोलेटरल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स। मीडियल और लेटरल ऑपोजिट है, अगर मीडियल पे हिट करेगा तो लेटरल, लेटरल पे करेगा तो मीडियल। एसीएल के अंदर पॉपिंग साउंड आएगी, इमीडिएट स्वेलिंग नहीं होगी, पेशेंट रिज्यूम नहीं कर सकेगा, दैट इज स्वेयर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था के पोस्टीरियर और एंटीरियर कंपार्टमेंट्स, इन सब के मसल्स की आपने ऑरिजिन इंसर्शन से ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन लाजमी याद रखनी है। ठीक है। अगर हम थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो ऊपर हमारे पास क्या आती है, शियाटिक नर्व। ठीक है। एट द लेवल ऑफ द नी जॉइंट आपके पास क्या आती है, कॉमन पेरोनियल या कॉमन फिब्युलर नर्व, और एट द लेवल ऑफ द लेग आपके पास क्या आता है, टिबियल नर्व। ठीक हो गया। और हमारे पास एक मैंने याद करवाया था कि जो बाइसेप्स फेमोरस है सिर्फ और सिर्फ
हो is supplied by the short head of the femoral common femoral nerve या common fibular सॉरी या common peroneal nerve। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये दो पॉइंट्स याद रखे थे, सूरल के और सेफेनस के। सूरल नर्व के अंदर स्मॉल सेफेनस वेन आती है और सेफेनस के अंदर ग्रेट अलोंग ग्रेट सेफेनस वेन आती है। ठीक है, फिर हमने किया था एपिफिसिस, डायफिसिस और मेटाफिसिस। जो एपिफिसिस है वो एंड टू एंड है, डायफिसिस शाफ्ट को कहते हैं, और मेटाफिसिस एपी और डाई को मिलाती है। ठीक है, फिर हमने किया था पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम आउटर, एंडोस्टियम इनर। ठीक है, कल के लेक्चर की अगर हम बात करें तो कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ मिस तो नहीं कर रहे ना, आर्चेस मिस कर रहे हैं। अच्छा, आर्चेस हमारे पास तीन तरह की होती हैं, एक आपके पास होती है ट्रांसवर्स आर्च, एक आपके पास होती है लेटरल, और एक आपके पास होती है मीडियल। जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, कैल्केनियम होगा, टैलस होगा, क्यूनिफॉर्म होंगी बिल्कुल, और फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल्स होंगे। ठीक है, जो आपके पास मीडियल होगी उसके अंदर आपके पास क्या होगा, कैल्केनियम होगा, क्यूबॉइड होगा, और साथ में फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल्स होंगे। और जो आपके पास ट्रांसवर्स है उसके अंदर आपके पास कुछ यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद बेसिस ऑफ मेटाटार्सल्स होंगे। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में किया था कि आपके पास पेरिनियम, पेरिनियम आपके पास क्या है, दैट इज योर डायमंड, एक खाली पेज और, हाँ, दैट इज योर, इसको हम जल्दी से रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज योर डायमंड शेप स्ट्रक्चर। तीन पेजेस ही रखे थे कल से, हम चार पेजेस रखे। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों के हाथ चल रहे हैं, आई एम सो इम्प्रेस्ड। इसी तरह ही अपने हाथ चला के रखो, मेरे से पहले लिखा हो यहाँ पे सारा कुछ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कल हमने किया था पेरिनियम, पेरिनियम को अगर हम पढ़े तो पेरिनियम पैरी से था अराउंड, और इनियम का था डिस्चार्ज या इवैक्यूएशन। इसकी लोकेशन क्या है, एट द पेल्विक डायफ्राम बिटवीन द अपर पार्ट्स ऑफ द थाइज। बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो बाउंड्रीज में हमने क्या क्या याद रखा था कि उसकी बाउंड्रीज इन एंटीरियरली आपके पास आती है प्यूबिक सिम्फिसिस, और पोस्टीरियरली आपके पास आ रही थी टिप ऑफ कॉक्सिक्स। ठीक है, एंटीरियो लेटरली क्या था, फ्यूजन ऑफ प्यूबिस और इस्टियम और इशियल ट्यूबरोसिटी, और पोस्टीरियो लेटरल आपके पास क्या आ रहा था, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि उसकी डिवीजन्स की, दो तरह के उसमें ट्रायंगल्स थे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल को यूरोजेनिटल ट्रायंगल कह रहे थे, नीचे वाले ट्रायंगल को एनल ट्रायंगल कह रहे थे। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या आ रहा था, एक्सटर्नल जेनिटेलियाज आ रहे थे मेल और फीमेल के, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच आ रहा था और डीप पेरिनियल पाउच आ रहा था। एनल ट्रायंगल के अंदर आपके पास एनल कैनाल आ रहा था, और आपके पास इशियो रेक्टल फोसा आ रहा था, और आपके पास प्यूडेंडल कैनाल आ रहा था जो कि ऑब्टूरेटर इंटरनस के मसल के साथ पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था नेक्स्ट कि आपके पास एडक्टर केनाल और यूरोजेनिटल ट्रायंगल। यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर आपके पास क्या था कि दिस इज द ट्रायंगुलर फेसिया, जिसका जो फ्लोर बना रहा था वो डीप पेरोनियल पाउच का फ्लोर बना रहा था, और जो उसकी रूफ थी वो सुपरफिशियल पेरोनियल पाउच। ये उसकी रूफ सुपरफिशियल पेरोनियल पाउच, और यहाँ पे डीप पेरोनियल पाउच। सुपरफिशियल नीचे आ रहा था, डीप ऊपर जा रहा था। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि ये जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है, दिस इज द ट्रायंगुलर मस्क्यूलो फेशियल डायफ्राम, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेरोनियम पर था। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास स्फिंक्टर यूरेथ्रा और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स मौजूद थे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एनल ट्रायंगल की बात की थी, जिसमें हमने एनल ट्रायंगल के अंदर मेनली बात की थी इशियो रेक्टल ट्रायंगल की। ठीक है, इशियो रेक्टल ट्रायंगल की हमने फिर बाउंड्रीज करनी थी, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या बाउंड्रीज आ गई थी।
वेज शेप स्ट्रक्चर है, वेरी गुड, ठीक है। और इधर साइड ऑफ दी एनल कैनाल खाली स्पेस है, दोनों साइड्स पर होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें एपेक्स की, तो एपेक्स के ऊपर वेरी गुड लेवेटर एनाई मसल्स थे, बेस के ऊपर एनल एनल ओरिफाइस एट बोथ साइड्स, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रही थी एनल ओरिफाइस बाय द इंफीरियर रेक्टल नर्व, ठीक है। एंटीरियरली इसके अंदर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियरली आपके पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट था, और लेटरल वॉल के ऊपर लोअर पार्ट ऑफ द ऑब्टुरेटर इंटरनस, और इसके साथ प्यूडेंडल कैनाल था, ठीक है। और मीडियली इसके ऊपर इशियल ट्यूबेरोसिटी थी। और मीडियल वॉल की तरफ देखें तो लोअर बॉर्डर ऑफ दी लेवेटर एनाई मसल्स, और इसके अलावा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मौजूद था, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ द इश्यू रेक्टल फोसा की बात करें तो उसमें आपके पास उस जगह पे पड़ा हुआ था प्यूडेंडल नर्व और इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, ऐसे हमने याद किया था। उसके साथ रेक्टम पड़ा हुआ था, तो इंफीरियर रेक्टल वेसल्स और इंफीरियर रेक्टल नर्व, ये चार हमने याद कर ली थी। बाकी दो हमने याद करनी थी, दैट वाज योर पोस्टीरियर मेल्स में स्क्रोटल वेसल्स और पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स, ठीक है। इसके साथ सिर्फ दो छोटी छोटी रह गई थी, दैट वाज योर पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व और परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व्स, ठीक। और इसके साथ आपके पास पैड ऑफ फैट आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास था इश्यू रेक्टल फोसा। इसकी सिग्निफिकेंस में हमने याद किया था एनल एब्सेस और एनल फिस्टुला। तो एनल एब्सेस के बारे में हमने याद किया था कि दैट इज योर वीक एरिया, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, और वो एब्सेस अगर रप्चर कर जाती है मीडियली डाउनवर्ड्स और निकल जाती है फेशिया से, तो वो आगे जाके एनल फिस्टुला बना सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल पाउचेस की। जो सुपरफिशियल पेरोनियल पाउच था वो आपके पास नीचे था, डीप पेरोनियल पाउच आपके पास ऊपर था, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल पाउचेस किस तरह से मिलकर बनते हैं, दरमियान में उनके एक पेरिनियल मेम्ब्रेन थी जो एक की रूफ बना रही थी और एक की फ्लोर बना रही थी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास दे बोथ आर प्रेजेंट इन दी यूरोजेनिटल ट्रायंगल। तो अगर हम सबसे पहले सुपरफिशियल पेरोनियल पाउच की बाउंड्रीज देख लें, तो उसके अंदर आपके पास जो उसकी फ्लोर बना रही है दैट इज योर जो उसका फ्लोर बना रही है दैट इज योर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ दी पेरिनियम सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम कूलीज फेशिया भी कह रहे थे, ये हमने कल फेशियाज भी किए थे। और जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का रूफ बनाती है दैट इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये आपके पास अगर मैं बात करूं दीज आर दी पेरिनियम लेयर्स, ये आपके पास डीप है, ये आपके पास सुपरफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी छत बनाएगी वो बनाएगी पेरिनियम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसकी दोनों साइड्स हैं, ईदर साइड्स हैं, वो अटैच करती हैं विद दी प्यूबिक आर्च, ठीक है। पोस्टीरियरली अगर देखें तो यूनियन ऑफ द रूफ एंड फ्लोर, और एंटीरियरली आपके पास दे आर ओपन्ड विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अगर कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में आपने मेल और फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट्स याद रखने हैं, दैट इज कि आपके पास याद रखा था हमने क्लीटोरिस, याद रखा था कि रूफ मेल्स के अंदर रूफ ऑफ पीनस आएगी और फीमेल्स में क्लीटोरिस आएगी। फिर हमने याद रखा था मसल्स, जो आपके पास तीन मसल्स थे वो दोनों में सेम होंगे। दो आपके पास इशियो के वर्नस मसल्स होंगे, दो आपके पास बल्बोस्पोंजियस मसल्स होंगे, और दो आपके पास सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स होंगे। फिर आर्टरीज वेसल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपके पास डोर्सल और डीप वेसल्स और आर्टरी ऑफ दी पीनस आएगी, और उसके अंदर डोर्सल और डीप फॉर दी क्लीटोरिस आएगी, ठीक है। और इसके अंदर दो सैक्रल आर्टरीज आएंगी, स्क्रोटल आर्टरीज आएंगी, और उसमें दो लेबियल आर्टरीज आएंगी, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास नर्व सप्लाई, डोर्सल नर्व ऑफ दी क्लीटोरिस, डोर्सल नर्व ऑफ पीनस, डॉर्स लेबियल आर्टरी नर्व्स, और इसमें आपके पास स्क्रोटल नर्व्स, ठीक है।
इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक हो गया। ये आपके पास था सुपरफिशियल पेरोनियल पाउच। ठीक हो गया। अब आपके पास है डीप पेरोनियल पाउच। डीप पेरोनियल पाउच, इसका आपके पास अगर वो रूफ बना रही थी तो उसका आपके पास क्या बना रही थी, फ्लोर बना रही थी। ठीक है। डीप पेरोनियल पाउच का फ्लोर कौन बना रहा है, दैट इज योर पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब उसका रूफ कौन बना रही है, उसका रूफ बना रहा है पेल्विक डायफ्राम। ठीक है। इंफीरियर फेशिया ऑफ दी पेल्विक डायफ्राम यानी कि लेवेटर एंड आई मसल्स। ठीक। ईदर साइड्स के ऊपर आपके पास आएगा ऑब्टूरेटर फेशिया। ठीक है। पोस्टीरियरली इसकी भी यूनियन है ऑफ द रूफ एंड फ्लोर। एंटीरियरली इसके अंदर भी मसल्स जो हैं वो किसके हैं, इसके अंदर ट्रांसवर्स पेरोनियल लिगामेंट के। ठीक है। ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास इसके कंटेंट्स की अगर बात करें तो इसके कंटेंट्स के अंदर थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने ऊपर से याद रखना है कि इसके कंटेंट्स के अंदर आपके पास आ जाएगा वेजाइना आ जाएगा और यूरिथ्रा आ जाएगा। ठीक है। तो मेल्स के अंदर आपके पास मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आएगा और फीमेल के अंदर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा आएगा। मेल में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आएंगे और तुम लोगों के हाथ चलना बंद हो गए हैं, जल्दी करो। और मेल्स में आपके पास पार्ट ऑफ वेजाइना आएगा। ठीक है। मसल्स के अंदर इसके अंदर स्फिंक्टर यूरेथ्राई मसल्स आएंगे, इसमें भी आपके पास स्फिंक्टर यूरेथ्राई मसल्स, डीप ट्रांसवर्स पेरोनियल मसल्स आएंगे। ठीक है। वेसल्स के अंदर आपके पास दोनों में आर्टरी ऑफ बल्ब और इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी आएगी। नर्व के अंदर आपके पास डोर्सल नर्व ऑफ पीनस और उसमें डोर्सल नर्व ऑफ क्लीटोरिस आएगी। ठीक हो गया। फिर हमने किया था पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी के अंदर हमने उसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और उसके मसल्स याद किए थे। कौन कौन से मसल्स थे पेरिनियल बॉडी के, एक तो हमारे पास पेयर्ड और एक आपके पास अनपेयर्ड मसल्स थे। अनपेयर्ड मसल्स कौन से थे, जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के साथ थे और जिसमें आपके पास दोनों एनल आ रहे थे। ठीक है। और बाकी सारे आपके पास जो थे वो आपके पास कौन से मसल्स थे, दैट वर योर पेयर्ड मसल्स। ऐसे ही है। शुक्र है तुम लोग भी चलना शुरू हुए हो मेरे साथ, बीच में कहाँ स्टक हो जाते हो, शाबाश। चलो, फिर उसके बाद आप लोगों के पास था जी प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक। ठीक है। प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक के बारे में हमने एक तो पढ़ा था कि प्यूडेंटल केनाल के अंदर आपके पास कंटेंट्स में आती है प्यूडेंटल नर्व। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी पढ़ी थी और साथ इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स आती हैं। ठीक है। अच्छा, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया था कि प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक के अंदर आपके पास क्या होता है, दो लैंडमार्क्स इशियल और सैक्रो स्पाइनस। ठीक। दूसरा हमने इसके अंदर किया था दैट इज सिग्निफिकेंस फॉर द एपिजोटमी। दो तरह से हो सकती है, दो तरह के प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ उसके नाम याद रखने हैं और हमने याद रखनी है दैट इज सिग्निफिकेंस फॉर द एनाल्जेसिया ड्यूरिंग एपिजोटमी बिफोर और आफ्टर। ठीक है। ये हमने याद रखना है और हमने प्यूटेंटल नर्व की रूट वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। प्यूटेंटल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा जल्दी से। यहाँ पे मुझे एक मिनट में, S2 S3 S4, वेरी गुड। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास कुछ रह गया, पेरिनियल बॉडी के मसल्स अगर किसी ने नहीं किए तो देख लो। एनल स्फिंक्टर, बल्बो स्पॉन्जियस, दो ट्रांसवर्स पेरिनियल और दो लेवेटरल मसल्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, थर्ड डिग्री टीयर के अंदर और जेनिटल प्रोलैप्स के अंदर। ठीक है। और आपके पास जो दो मेथड्स हैं उसके भी नाम याद रख लो, ट्रांसवर्जाइनल और पेरिनियल। ठीक है। अच्छा, और ये नर्व ब्लॉक भी क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट दी इन दी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, टू प्रिवेंट दी पेरिनियल टीयर। बस, और कुछ रह गया था जो हमने कल नहीं किया था, एम्ब्रियोलॉजी की थी, राइट। चलो, मुझे पता है वो तुम लोगों ने इतनी अच्छी नहीं याद की होनी, वो हम कल रिवाइज कर लेंगे, टाइम हो गया हमारा। ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया। एवरीथिंग क्लियर, सब कुछ रिवाइज हो गया, कुछ रह गया। आई एम हैप्पी, माशाल्लाह हमारे साथ इसी दौरानिए में डॉक्टर माइमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और एक और बंदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी। अब यार एक और चीज़ है कि ये देखो, ये मैंने ना, ये मैं पहले ही करवाती होती थी तो मैंने कहा तुम लोगों को भी इस चीज़ का बता दूं कि इस तरह से तुम लोगों के पास टाइम है अभी, तो तुम लोग अगर इस तरह से तैयारी कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दी गायनाकोलॉजी। ठीक है। हाँ जी, की थी, कल की थी एम्ब्रियोलॉजी।
लेकिन सारी नहीं की थी, सुपरफिशियल की थी। चलो मैं टाइम निकाल के थोड़ी सी और करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा ये जल्दी से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है कर लो। ठीक है। तुम लोगों के पास 3 महीने है, तो 3 महीने के अंदर मेरी कोशिश है कि तुम लोग अगर डिटेल्ड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा। अब इसके अंदर उसने बताया कि एम्ब्रियोलॉजी आपने करनी है हाई यील्ड से, अगर कहते हो तो मैं हाई यील्ड के पीडीएफ भी भेज दूंगी। और इसके अलावा फर्स्ट एड के सिर्फ और सिर्फ टेबल्स करने हैं। और साथ में जो थ्योरी दी हुई है तन्वी के नोट्स में, सिर्फ उसको रीड करना है। ठीक है। और हिस्टोलॉजी के अंदर भी आपके पास, आपने सिर्फ हाई यील्ड हिस्टोलॉजी करनी है और तनवीर के नोट्स करने हैं। ठीक है। अच्छा ये उसने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप देख लें। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास लेक्चर हुआ, टाइम हुआ, तो हम एम्ब्रियोलॉजी हाई यील्ड से भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को हिस्टोलॉजी हाई यील्ड से ही करवाती हूँ। सही है। मैं भेज दूंगी। और बोले, सब कुछ भेज दूंगी। चलो। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, हिस्टोलॉजी के अंदर आपने इनकी बेसिक हिस्टोलॉजी लाजमी करनी है। ठीक है। आप किसी और की अपने गायनी पेपर के अंदर करें या ना करें, लेकिन ये जो आपके पास है इनकी हिस्टोलॉजी आपने लाजमी करनी है। ठीक है। बाकी हम किसी की करें या ना करें। ठीक है। चलें। इसने पहले ही थैंक यू कर दिया, हमने आपको थैंक यू नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी। कहाँ गया भाई। अच्छा, ये आपके पास हाई एम्ब्रियोलॉजी है, ये आपके पास हाई हिस्टोलॉजी है। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं आपका जो है पोर्शन, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव में ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव है, दैट इज और 167। ये आपके पास 167 आ गया। ठीक है। सही है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के सामने बुक इसलिए खोली है कि मुझे पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने बुक करनी है, तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि बुक में से क्या करना है। तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं ना, यहाँ हम तैयारी करने के लिए आए हैं ना। तो लेक्चर्स वगैरह तो हम लेते ही रहे हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा साथ साथ याद कर लें तो ज्यादा सही है, क्या ख्याल है। ठीक है। अच्छा, तो अब बुक के साथ साथ ही हम पढ़ लेंगे, उसी की मार्किंग करते जाएंगे, ताकि आप लोग जब बुक खोलें तो आप लोगों को बुक फेमिलियर हो, आप लोगों को ये ना लगे कि भाई ये क्या आ गया। ठीक है। तो इसके अंदर ये छोटे से ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस हैं, सिर्फ 10 पेजेस हैं, 10 से भी कम है शायद। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है कि एडल्ट ओवरी की अगर उसने बात की है तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या है, फॉलिकल्स मौजूद हैं जो कि वेरियस स्टेजेस एंड डेवलपमेंट में होते हैं, इंक्लूडिंग दी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। फिर उसने आगे उसके कंटेंट्स की बात की है कि उसके अंदर आपके पास oocyte, फॉलिकुलर सेल्स और थीकल सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसने ओवरी के कंटेंट्स की बात की है। ठीक है। फिर हमें कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पता है कि ये आपके पास क्या है। नहीं शो हो रहा। ओ माय गॉड। रुको रुको। ओ ओ, कब से मैं तुम लोगों के सामने लगी हुई हूँ, बताना था। थैंक यू। चलो, अब शो हो रहा है। सही है। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि ये आपके पास 24 है हाई यील्ड का, दैट इज, अब शो हो रहा है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और उसके अंदर आपके पास ये है जो हमने करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यस कर दो, फिर हम रिज्यूम करें। शाबाश। सब मेरे फेवरेट बच्चे बनते जा रहे हो माशाल्लाह। चलो, एडल्ट ओवरी की हमने बात की कि उसने उसके अंदर कंटेंट्स बताए कि जिसमें आपके पास फॉलिकल्स हैं, वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसने बताया कि इसके अंदर आपके पास oocyte होता है, फॉलिकुलर सेल्स और
थीकल सेल्स पड़े होते हैं। फिर उसने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, दैट इज योर टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, और इट्स फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच हार्मोन, दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपके पास किससे बनता है, दैट इज योर granulosa cells and theca interna cells of the Graafian follicle. ठीक है। After the secondary oocyte is ovulated through a process called luteinization. ठीक है। तो ये जो मैं चीजें अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसने बताया है ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स के बारे में और थीका ल्यूटिन सेल्स के बारे में। हमने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जो ग्रेनुलोसा ल्यूटेंसाइज हैं वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और जो आपके पास थीका ल्यूटेन सेल्स हैं वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और एस्ट्रॉन। ठीक। फिर एक पॉइंट यहाँ पे इसने लिखा है मिफिप्रिस्टोन इज अ ड्रग दैट बाइंड्स टू द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स और ब्लॉक करता है प्रोजेस्टेरॉन एक्शन को, जिससे अर्ली अबॉर्शन होता है। दिस कैन बी योर एमसीक्यू। ठीक है। वो पूछते हैं कि मिफिप्रोस्टोन किस पर एक्ट करता है, कौन से हार्मोन पे एक्ट करता है, एस्ट्रोजन पे करता है, प्रोजेस्टेरॉन पे करता है, तो वो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन पे करता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो आपको भी पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बिकम्स द प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ स्टीरॉइड्स टू सस्टेन दी प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 8 हफ्तों के लिए वो उसको सस्टेन करवाता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा रिप्लेस कर जाता है उसको और बेसिक स्टीरॉयड का जो है वो सोर्स बन जाता है। ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। ठीक है। वो क्या कहते हैं, एल्बिकेंस को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, एलियन से याद रख सकते हैं, या कोई भी आप लोग ऐसा नाम याद रख लो कि उसको गुस्सा आ जाता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वह नाराज होकर चला जाता है और वो अपना नाम बदल लेता है, किस में चेंज हो जाता है, दैट इज योर एल्बिकेंस। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो एज अ स्टीरॉयड सोर्स प्रोवाइड करता है टू दी प्रेगनेंसी और 8 हफ्तों तक रहता है। 8 हफ्तों के बाद जो आपके पास प्लेसेंटा है वो आके उसको रिप्लेस कर जाता है। ठीक है। अच्छा तहरीम, आपने ये देखना है कि पहले हमारे पास 7 पार्टिसिपेंट्स थे, अब हमारे पास 6 हो गए हैं। बस आपने एक अभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक आधे घंटे बाद लेना है और एक एंड ऑफ लेक्चर में लेना है। मैं देखना चाहती हूँ कौन सा होनहार आता है आके मुझे देख के चला जाता है। ठीक है। चलो। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आती हैं यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब्स दे आर आल्सो दी एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें देख रहे हैं ना, तो वो हमने अपने जहन में रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं नॉन सिलिएटेड सेल्स और सिलिएटेड सेल्स। जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, दो तरह के सेल्स होते हैं यूट्राइन ट्यूब्स में, एक नॉन सिलिएटेड और एक सिलिएटेड। जो नॉन सिलिएटेड है वो क्या करते हैं, सिक्रीट न्यूट्रिएंट रिच मीडियम फॉर दी स्पर्म एंड प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो। ठीक है। और जो सिलिएटेड हैं, दे आर नेम से जाहिर हो रहा है कि उनके पास सिलिया होते हैं एंड दे बीट टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है। सिर्फ ये चीज आपने याद रखनी है, नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड। ठीक है। और इसके अलावा आपने ये पढ़ना है रेट ऑफ सिलरी बीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। सिर्फ आपने ये याद रखने हैं 3 पॉइंट। सिलिएटेड सेल्स आपके पास जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से इन्फ्लुएंस करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो में हेल्प करते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्री इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं और यहाँ पे नरिशमेंट एंड प्री इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं ऑफ स्पर्म की। ठीक है। ये दो दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन ये है कि सेल्पिंजाइटिस के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ये दोनों जो सेल्स हैं इनकी स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। इस लेवल के ऊपर अगर मैंने तुम लोगों से कुछ डिमांड करना है तो वो सिर्फ ये याद करना है कि अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ जनरल उसकी हिस्टोलॉजी याद रखनी है, नॉर्मल हिस्टोलॉजी याद रखनी है। जैसे जैसे आप लोग आगे जाके
चीजें पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, आप लोगों को नॉर्मल याद रहेंगी, तब आप लोगों के लिए याद करना आसान है कि अच्छा ठीक है, आपके पास यूट्राइन ट्यूब्स थी, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड सेल्स हैं, उनका ये काम था नॉन सिलिएटेड स्पर्म को अब नरिश करवा रही थी और प्री इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो करवा रही थी, और सिलिएटेड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा था, और साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री इम्प्लांटेशन करा रहा था। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फिंजाइटिस जो है वो क्या करता है, उसके अंदर यूट्राइन ट्यूब्स इन्वॉल्व होती हैं, आपके माइंड में फौरन स्टक हो जाएगा कि इसके अंदर आपके पास नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड सेल्स आ रहे थे। मैं आपसे पूछूंगी इन्फ्लेमेशन हुई, किस सेल्स की इन्फ्लेमेशन हुई, आपने फौरन बता देना है कि नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड की हुई। तो इसलिए हम सिर्फ अभी बेसिक को याद रखेंगे, इन चीजों को हम अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, सही है। अच्छा, फिर उसने यहाँ पर टेबल बना के दिखा दिया कि उसने बताया कि स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, दैट इज योर प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके पास ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर उसने आगे उसकी डिटेल्स बताई हैं कि आपके पास उसके अंदर oocytes आते हैं, फॉलिकुलर सेल्स आते हैं और थीका सेल्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि प्रीमोडियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte आता है, दैट इज अरेस्टेड इन दी प्रो फेज ऑफ मियोसिस वन, इन दोनों के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास स्क्वेमस सेल्स आते हैं, इसके अंदर आपके पास ग्रेन्युलोसा सेल्स आते हैं, और थीकल सेल्स आर फॉर्म्ड बाय दी फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर आपके पास क्या आता है, पहली स्टेज प्राइमरी oocyte की आती है और दूसरी स्टेज आपके पास आती है सेकेंडरी। सेकेंडरी के बारे में आपने ये याद रखना है कि दैट इज अरेस्टेड इन दी मेटा फेज ऑफ दी मियोसिस टू, ठीक। ये तीनों जो हैं आपके पास आती हैं प्रो फेज ऑफ मियोसिस वन, और इसके अंदर आपके पास आती है मेटा फेज ऑफ मियोसिस टू, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो थीका इंटरना है उसके अंदर आपके पास एंड्रोजन्स आएंगे, और जो थीका एक्सटर्ना है उसके बाद उसके अंदर आपने याद रखना है दैट इज फाइब्रस एंड वेस्कुलर, दैट्स, ठीक। ये चार पांच चीजें इस टेबल से आपने करनी है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी यूट्रस। यूट्रस क्या हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि इसके अंदर एक एंडोमेट्रियल लेयर होती है, दैट इज सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम से बनता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, विच इन्वेजिनेट्स इनटू द स्ट्रोमल टू फॉर्म द एंडोमेट्रियल ग्लैंड। दो तरह के इसके अंदर लेयर्स होंगी, एक आपके पास बेसालस लेयर और एक आपके पास फंक्शनैलिस लेयर, ठीक है। यही सारा कुछ उसने उसके अंदर बताया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट याद किया था हमने, दैट इज एंडोमेट्रियम, जो कि मिलकर बनाती है सिंपल कोलमनर से, ठीक। फिर नेक्स्ट उसने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस बताए, ठीक। उस फेजेस के अंदर आपने सिर्फ हिस्टोलॉजी में ये देखना है कि मेंस्ट्रुअल फेज कौन सा फर्स्ट होता है, दैट इज करेक्टराइज, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, नेक्रोसिस और शेडिंग हो रही है ऑफ दी फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये आपको ऑलरेडी पता है। स्पाइरल आर्टरीज उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज योर प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, इसके अंदर आपके पास आ रही है रीजनरेशन, ठीक है, किसकी, फंक्शनल लेयर की, ठीक है। अच्छा, फेज इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन, ये पॉइंट आपने ऐड करना है जो नया है, सिक्रेटेड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर कौन से एपिथेलियल सेल्स आएंगे, और फाइब्रोब्लास्ट आएंगे ऑफ द बेसल लेयर। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि बेसल लेयर जो है वो रीजनरेशन करवाती है ऑफ द दिस फंक्शनैलिस, ठीक है। तो ये आएगा उसके अंदर, ठीक है। द epithelial cells and fibroblasts of the basal layer of endometrium regenerate to form straight endometrial glands and stroma। इसमें आपके पास स्ट्रेट आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही थी। तो ये फर्स्ट दो फेजेस तो हमारे लिए आसान हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी फंक्शनैलिस और बेसालिस को देखा हुआ था। सिर्फ हमने इसमें अभी तक दो पॉइंट्स याद किए, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज में आपके पास नेक्रोसिस और शेडोइंग हो रही थी, और प्रोलिफरेटिव के अंदर आपके पास रीजनरेशन हो रही थी, और वो कंट्रोल कर रहा था ये फेस को एस्ट्रोजन हार्मोन,
ठीक है। और इसके अंदर सेल्स कौन से थे, फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज नाम से जाहिर है कि इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। हमने पीछे याद किया कि जो ओव्यूलेटरी फेज था या ओव्यूलेशन थी, उसके अंदर आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज योर सेकेंडरी oocyte, राइट। तो सेकेंडरी oocyte का हमने याद किया था कि दैट इज अरेस्टेड इन दी मेटाफेज ऑफ दी मेयोसिस टू, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर आपके पास किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा, दैट इज योर LH, ठीक। हमने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि ओव्यूलेशन के अंदर किस हार्मोन का सर्ज होता है, दैट इज योर ल्यूटरनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज नाम से सिक्रीटरी एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की, और दिस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। हम अगर एक लेवल के ऊपर देखें तो सबसे पहले आपके पास था प्रोलिफरेटिव, जो कंट्रोल कर रहा था बाय दी एस्ट्रोजन। फिर आपके पास आया ओव्यूलेटरी, जो कंट्रोल हो रहा था बाय दी LH। थर्ड आपके पास आ रहा है सिक्रीटरी, जिसको कंट्रोल कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इसके अंदर सेल्स कौन से आ रहे हैं, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स ऑफ दी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं इन दी सिक्रीटरी फेज टू दी convoluted endometrial glands, ठीक है, with secretion product within their lumen। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे वो आपसे पूछेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपके पास एंडोमेट्रियम है वो चेंज हो जाती है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इनटू दी कॉन्वोल्यूटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, कन्वोल्यूटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आपके पास क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे याद करना चाहें तो, ठीक है। जो नॉर्मल ग्लैंड्स आपके पास होते हैं दैट इज योर ट्यूब लाइक, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहले वाले जो थे वो आपके पास ट्यूब लाइक थे, ठीक है। तो दे विल चेंज इनटू कॉन्वोल्यूटेड शेप, ठीक, सिर्फ इतना, ठीक है। अच्छा जी, पहले ट्यूब लाइक, तो जब वो कॉइल्ड हो गए, ठीक, या डायलेट कर गए टू सपोर्ट दी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अगर होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल फेज है नेक्स्ट आपके पास, दैट इज बाय द ischemia, characterized by the ischemia due to the reduced blood flow to the endometrium। अब इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मैं पर्सनली इस तरह से याद रखती हूँ कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज है ना, कि प्री ब्लास्ट फेज या प्री डिजास्टर फेज के अब इसके बाद अ गश ऑफ ब्लड आना है, ब्लीडिंग आनी है और डिजास्टर आना है, राइट है। तो उससे पहले क्या हो रहा है कि अंदर कोई मसला होगा, परेशानी होगी, तभी बाहर आएगा ना ये, ठीक है। तो इस्कीमिया होगा तो उसके बाद ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द एंडोमेट्रियम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया। और उसके अंदर आपके पास फिर उसके बाद जब वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड श्रिंक करेंगे, जो स्पाइरल आर्टरीज हैं वो कंप्रेस करेंगी, जो बेचारी हत्ते हथ चढ़ती हैं एंडोमेट्रियम के, और वो उसकी वजह से क्या होता है, वो डिजेट कर जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं, और उसकी वजह से आपके पास मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स आपने याद रखनी है, एक ये कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज इज करेक्टराइज्ड बाय इस्कीमिया, और दूसरा आपने याद रखना है कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय द रिडक्शन इन दी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। पहला लेवल था आपके पास, हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, पहला लेवल था मेंस्ट्रुएशन फेज का, दैट इज जस्ट नेक्रोसिस एंड शेडिंग। दूसरा फेज था प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव को कंट्रोल कर रहा था एस्ट्रोजन। तीसरा आपके पास ओव्यूलेटरी, उसको कंट्रोल कर रहा था LH सर्ज। चौथा आपके पास सिक्रेटरी, उसको कंट्रोल कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन। चौथा आपके पास था प्री मेंस्ट्रुअल, उसको कंट्रोल कर रहा था रिडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। इसके अंदर आपके पास आ रहा था इस्कीमिया, ठीक।
इसके अंदर आपके पास आ रहा था चेंज ऑफ द नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इनटू द कन्वोल्यूटेड, ठीक। इसके अंदर आपके पास आ रही थी रीजनरेशन, सही। इसमें आपके पास आ रही है नेक्रोसिस एंड शेडिंग, ठीक। आसान हो गई चीजें। चलो, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का आपको ऑलरेडी पता है, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज देख लेते हैं कि मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स, ठीक हो गया। दैट इज connected by the gap junctions and contraction on stimulation of oxytocin and prostaglandins। इतना नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेंगे कि इट इज कंटेनिंग स्मूथ मसल सेल्स, सिर्फ एक ये लाइन याद रख लो, ठीक है। और पेरिमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। दैट इज कवर्ड बाय द मीजोथेलियम, पेरिटोनियल मीजोथेलियम, ठीक है। तो ये आपके पास मायोमेट्रियम और पैरामेट्रियम भी आ गया। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो हम आगे इंशाल्लाह एंडोमेट्रियोसिस, लियोमा वगैरह में करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बेसिक करनी है। ये उसने उसकी सारी डायग्राम देख लिया, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मेंस्ट्रुएशन फेज है, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, ये आपका ओव्यूलेटरी फेज है जिसमें एलएच सर्ज आ रहा है, ये आपका सिक्रीटरी फेज है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एस्ट्रोजन आ रहा है, एंड दैट इज दी प्री मेंस्ट्रुअल जिसके अंदर आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वो सारी की आपके पास डिजीजेस हैं, ओके। फिर आपके पास है जी वेजाइना। वेजाइना के बारे में आपने ये याद रखना है, दैट इज लिंक्ड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है? वेजाइना है, दैट इज इन्वॉल्विंग द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या क्या याद रख सकते हैं? आपने सिर्फ सुपरफिशियल सेल्स और एक्सफोलिएटेड सेल्स का नाम याद रखना है, ठीक है। और एक्सफोलिएटेड के अंदर आपने याद रखना है मेनली इट कंटेन्स द ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है। और यस, वेजाइना की पीएच दैट इज एसिडिक, ठीक। ये भी आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो चीजें हो गई हमारे पास, एक ये कि इसके अंदर नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, सॉरी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा इसमें सुपरफिशियल और एक्सफोलिएटेड सेल्स, ठीक। एक्सफोलिएटेड सेल्स के अंदर आपके पास क्या आता है? ग्लाइकोजन। इसकी हमने पीएच याद रखनी है जो कि आपके पास है 3, सॉरी एसिडिक, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी लेबिया मेजर एंड क्लीटोरिस में भी साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमा। ये आप लाइन याद कर सकते हैं फॉर द बैड टाइम, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये पॉइंट्स क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, आसान है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपने याद रखना है कि प्यूबर्टी के लेवल के ऊपर मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपके पास क्या क्या पड़ा होता है, ये आपको बचपन से पता आ रहा है कि आपके पास लैक्टिफरस डक्ट्स हैं, उसके साथ आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं दैट आर सराउंडेड बाय द मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक। प्लस इसके अंदर आपके पास एडिपोज टिश्यू होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरिएशंस इन दी ब्रेस्ट साइज, यानी कि जिनके एडिपोज टिश्यू कम है, दैट इज फैट कम है, उनकी ब्रेस्ट छोटी होगी, जिनके ज्यादा है उनकी थोड़ी सी हेल्थी होगी, ठीक है। अच्छा, और लैक्टिफेरस डक्स की अगर बात करें, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि हमने क्वांटिटी पढ़ी थी लैक्टिफेरस डक्स की, वो आपके पास कितनी थी? दैट वर योर 15 to 20, कुछ याद आ रहा है, हमने ये पढ़ा था बचपन में, ठीक है। अच्छा, अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट्स रेपिडली ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं epithelial cells or which form the alveoli, ठीक। due to increased level of estrogen and progesterone, this is important। कहाँ से आ रहे हैं ये? फ्रॉम दी ओवरी एंड प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये जो आपके पास
डक्ट्स और एल्वुलाई हैं, ये जब डिसेंड करते हैं तो क्लोस्ट्रम रिलीज होता है। ठीक है। और क्लोस्ट्रम की कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है, दैट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट रिच, नॉट फैट रिच, दैट इज प्रोटीन रिच। और उसमें आपके पास एंटीबॉडीज आ रही हैं एंड लिपिड पुअर, इसीलिए बच्चा फौरन जब पैदा होता है तो मोटा नहीं हो जाता। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सही है। क्लियर है यहाँ तक? और गुड पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर द ग्लैंड लूजेस एडिपोज टिश्यू। ठीक। अच्छा। और चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है? चाइल्ड बर्थ के बाद आपके पास एक नया हार्मोन आ जाता है, दैट इज योर प्रोलैक्टिन। ठीक। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस, फ्रॉम द एडिनो हाइपोफाइसिस सो दैट द एल्वुलर सेल्स कंटिन्यूअसली सिक्रीट मिल्क। बड़ा अच्छा एक निज़ाम है कि सबसे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ लैक्टिफरस डक्ट्स थे प्यूबर्टी में, नॉर्मली हम सब में जो अनमैरिड है। ठीक है। क्या हुआ? प्रेगनेंसी के अंदर जो लैक्टिफरस डक्ट्स थे वो आगे जाके एल्वुलाई बनाना शुरू हो गए। किससे बनाना शुरू हो गए? जो पीछे ट्रिगर्स आ रहे थे, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। जो कि कहाँ से रिस्पॉन्स कर रहे थे? फ्रॉम दी ओवरी एंड प्लेसेंटा। ठीक। अब फिर जो आपके पास चाइल्ड बर्थ के बाद क्या हुआ कि ये जो आपके पास आया एक और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ने क्या किया कि जो आपके पास एल्व्यूलर सेल्स थे, जो आपके पास एल्वुलाई से आगे बन रहे थे, उसको कंटिन्यूअसली वहां से एडिनो हाइपोफाइसिस करवाई और मिल्क सिक्रीट कराना शुरू कर दिया। सबसे पहले अर्ली डेज में आपके पास आता है क्लोस्ट्रम, दैट इज प्रोटीन रिच एंड लिपिड पुअर। फिर आपके पास आता है मिल्क, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन रिच एंड लिपिड रिच। ठीक। क्लोस्ट्रम प्रोटीन रिच और लिपिड पुअर। जो आपके पास मिल्क है, दैट इज प्रोटीन रिच एंड लिपिड रिच। ठीक। इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलाइन। ठीक है। फीडिंग टाइम पे क्या होता है? प्रोलैक्टिन का सर्ज होता है जो कि मिल्क एक्सक्रीशन करवाता है, और जो ऑक्सीटोसिन का सर्ज है वो एक्सपल्शन ऑफ मिल्क करवाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन इंक्रीज करवाता है, और जो आउटसाइड ओ से ऑक्सीटोसिन, ओ से आउटसाइड, तो आउटसाइड या जो एक्सपल्शन करवा रहा होता है मिल्क की, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। और पी फॉर प्रोडक्शन और पी फॉर प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है? प्रोडक्शन करवा रहा है मिल्क की, इंक्रीज सिक्रीशन करवा रहा है मिल्क की। ठीक है। अब एक हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चीज याद रखनी थी कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर एम फॉर मेमोरी और एम फॉर मायो एपिथेलियल सेल्स, तो यहाँ पे जो रोल है वो आपके पास एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स का है। ठीक है। जो आपके पास फीडिंग टाइम पे भी स्टिमुलेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, वो किसकी हो रही थी? मायो एपिथेलियल सेल्स की। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर लैक उसके अंदर क्या कहते हैं ये, ब्लड सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कौन से एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं, दैट इज योर मायो एपिथेलियल सेल्स। सही है। अच्छा। फिर उसके बाद ये है जी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की वो सारी लेयर्स आई गेस खत्म हो गया। अच्छा। ये आपके पास उसने वेजाइना की लेयर्स बताई हुई हैं, दैट इज योर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम अभी abnormalities नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। अच्छा। तो दैट इज फॉर दी हिस्टोलॉजी जो आपने यहाँ से करनी है। ठीक है। हमने किस किस की वेजाइना की सर्विक्स की मेमोरी ग्लैंड की, बल्कि हमने सर्विक्स की नहीं की। ओहो, मैं भी कहूँ हम सर्विक्स की भूल गए हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से कर लेते हैं, अच्छी बात है। अच्छा। सर्विक्स के अंदर अगर देखें तो प्री प्यूबर्टी के अंदर जो एक्टो सर्विस है वो प्रोट्यूड करता है इनटू द वेजाइना, और उसके अंदर भी आपके पास आता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है।
अच्छा, तो ये आसान हो गया कि वेजाइना और सर्विक्स दोनों एक साथ हैं, दोनों की आपके पास एपिथेलियम सेम है। ठीक है, कौन सी है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जो उसकी एंडोसर्वाइकल कैनाल है उसके अंदर आपके पास म्यूकस सिक्रीटिंग सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ठीक, इसके अंदर आपके पास कौन सी है? म्यूकस सिक्रीटिंग सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सही। अब प्यूबर्टी पे क्या होता है कि जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है एंडोसर्वाइकल कैनाल की, वो एक्सटेंड करती है ऑन टू दी एक्टोसर्विक्स। और एक्सपोजर ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम टू एसिडिक, जो आपके वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है, और वेजाइना इंड्यूस करवाता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया and the transformation and the formation of the transformation zone। ठीक, और जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है दैट इज द साइट ऑफ द निबोथियंसिस, जहां पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ग्रो करता है ओवर द म्यूकस सिक्रीटिंग सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, और लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस को इंट्रैप करता है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन के बारे में क्या है कि मोस्ट कॉमन साइट है ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द cervix, which is usually preceded by the epithelial changes called cervical intraepithelial neoplasia। ठीक, और पैप्समेयर से हम क्या देखते हैं? पैप्समेयर से हम ये देखते हैं मैचुरेशन इंडेक्स, कि इसके अंदर आपके पास सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स, इंटरमीडिएट स्क्वेमस सेल्स और पैराबेसल सेल्स। ठीक, अब ये सारी की सारी स्टोरी उसने इसलिए सुनाई, पहले उसने ये बताया कि तुम लोगों को पहले सिंपल ये पता हो कि एक्टो सर्विक्स में कौन सी है और एंडो सर्विक्स में कौन सी है। ठीक है, तो एक्टो के अंदर आपके पास सीम दैट इज विद द वेजाइना, दैट इज योर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और जो एंडो के अंदर है दैट इज योर म्यूकस सिक्रेटिंग। अब इसने कहा कि प्यूबर्टी के लेवल के ऊपर जो एंडो है वो एक्सटेंड कर जाती है टू दी एक्टो। ठीक, और उसके अंदर जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम था, जो बेचारा शरीफ था, वो जब वेजाइना के एनवायरनमेंट के अंदर आता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के पास आता है, वो बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया के अंदर मेटाप्लेजिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक, और वो मेटाप्लेजिया कैसे होता है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। सही है, वो कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उसका चेंज होने का, जब वो म्यूकस सिक्रीटिंग सिंपल वाला वेजाइना के एनवायरनमेंट में आके नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड से मिलता है, तो वहां पे वीक एरिया बन जाता है। उस वीक एरिया के अंदर सिस बन सकते हैं, उस वीक एरिया के अंदर कार्सिनोमास बन सकते हैं, नियोप्लेजियास बन सकते हैं। तो दैट इज द साइट के जिसके ऊपर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स हो जाता है, क्योंकि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है ऑफ सर्विक्स। ठीक, और पैप्समेयर भी हम उसी एरिया से करते हैं, देखने के लिए कि कितना कार्सिनोमा डेवलप हुआ हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें पता चल गई। ठीक, एक हमें ये पता चल गया एक्टो और एंडो के सिंपल एपिथेलियम, दूसरा हमें ये पता चल गया कि स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कैसे बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन कैसे होती है, तीसरा ये कि विच इज द मोस्ट वीकेस्ट एरिया ऑफ द सर्विक्स, जिस एरिया पे सिस बन सकते हैं, जिस एरिया पे बिनाइन और मेलिग्नेंट कार्सिनोमाज या मेलिग्नेंसीज डेवलप हो सकती हैं। सही है, और मेलिग्नेंसीज किस तरह से डेवलप होंगी? स्क्वेमस सेल की फॉर्म में। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब कुछ रह तो नहीं गया हमारा यहाँ से? सही है, तो हमने ये सारा का सारा कर लिया। अब हम 15 मिनट जो है वो अपने यहाँ से और भी देख लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हम्म, अच्छा, ये आप लोगों के ना जो भी आप लोगों का वो है तन्वीर नोट्स के फ्लैश कार्ड्स है। ठीक है,
तो ये आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, 2 पेजेस के हैं, लेकिन हम दोनों इकट्ठे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती आप लोगों के साथ, सब कुछ जो भी करेंगे इकट्ठे करेंगे, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस हैं, हम पढ़ लेते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर हिस्टोलॉजी में हमारे पास 2 पेंसिल्स थी, एक हीमाटोक्सिलिन और एक ईओसिन, याद है। जो हीमाटोक्सिलिन थी वो आपके पास ब्लू थी, और जो आपके पास ईओसिन थी वो आपके पास पिंक थी, सही है। अच्छा, तो बेसिक डाई जो है, बी फॉर बेसिक और बी फॉर ब्लू, ठीक है। और जो आपके पास एसिडिक डाई था वो आपके पास था पिंक, ठीक। पेस्टिन इज यूज्ड फॉर, तो किस लिए यूज करते हैं, फॉर दी ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपोलीसेकेराइड, ठीक। ये कुछ स्टेन्स की सिर्फ बात हो रही है। सिल्वर स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलर फाइबर्स एंड फंजाई, ठीक। कॉन्गो रेड स्टेन आगे जाके आप पढ़ेंगे अमाइलोडोसिस के अंदर, कि कॉन्गो रेड स्टेन इज यूज्ड फॉर अमाइलॉइड एप्पल ग्रीन बायफिरेंजेंस आती है अंडर पोलराइज लाइट, ठीक। Trichome stain is used for the collagen fibers. Osmic acid stain is used for the fat. ठीक, ये सारे के सारे उसने स्टेन्स दिए हुए हैं। बेस्ट फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ग्लूटरैल्डिहाइड, ये आप लोगों ने अपनी गायनी के लिए लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ गायनी की हिस्टोलॉजी नहीं ना आ रही, आपके पास बेसिक हिस्टोलॉजी भी आ रही है ना। तो बेसिक हिस्टोलॉजी को हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जरूरी है। तो इतना तो अब आप कर ही सकते हो। मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी 10% फॉर्मेलिन। Unit of structure and function in cell, that is your cell. Most abundant cell in the body कौन सा है, that is your RBCs. Largest cell in human body, that is your ovum. Smallest cell in human body, that is sperm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन के अंदर आपके पास क्या है, लिपिड बाय लेयर विद प्रोटीन्स। मुझे लगता है अभी तक तुम लोगों ने सेल फिजियोलॉजी कर ली होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, बायोलॉजी में भी पढ़ रहे थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। लाइसोम्स का फंक्शन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। पेरोक्सिसोम ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिलिया मूवमेंट करवाता है। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग कौन सी होती है, जीआई ट्रैक में, दैट इज सिंपल कोलमनर। यूरिनरी ब्लैडर में, दैट इज ट्रांजिशनल। रिस्पिरेटरी ट्रैक में सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक। और मोस्ट abundant कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इज योर कोलेजन। स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू टाइप 1। इलास्टिक फाइबर्स के अंदर इलास्टिन और फिब्रिलिन होगी। रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ टाइप 3। कार्टिलेजेस के अंदर आपके पास कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं। बोन सेल्स के अंदर आपके पास ब्लास्ट होंगे, साइट्स होंगे और क्लास होंगे। ब्लास्ट फॉर्मेशन, साइट्स इनिशिएशन और मेंटेनेंस, और आपके पास क्लास जो है वो के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन आपके पास आता है ऑस्टियोन, जो आप है वर्जन सिस्टम हिस्टोलॉजी में बनाते थे। ब्लड सेल विद नो न्यूक्लियस कौन सा होगा, आरबीसीज। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज कौन से हैं, डब्ल्यूबीसीज। कौन से हैं, मोनोसाइट्स। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज कौन से हैं, दैट इज योर लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास आती है एम, ठीक। एम मैं ऐसे याद रखती हूँ, एम फॉर मैक्रोफेजेस और एम फॉर आईजीएम, ठीक। और जो जी है वो क्या कहते हैं, किस तरह से याद रखा था, मदर से याद रखा था। तो मोस्ट एंटीबॉडी इन सीरम, दैट इज योर आईजीजी। और जो मदर्स के अंदर भी आती है, दैट इज आई रिच इन आईजीजी। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, दैट इज योर आईजीए, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन सा है जी, प्लाज्मा सेल्स, ठीक। टी सेल्स मेच्योर इन थाइमस, बी cells mature in bone marrow, T, T, B and B.
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? बोन मैरो, थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड माल्ट। ठीक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज कौन सा है आपके पास? हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है। इसके अलावा ओनली कार्टिलेज विदाउट पेरिकार्डियम, दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। सेल जंक्शन प्रिवेंटिंग द लीकेज कौन सा है आपके पास? टाइट जंक्शंस। और सेल्स प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एडहेशन, दैट इज डेस्मोसोम। इतनी सी चीज है। ये वो थी जो गायनी के अलावा हमने लाजमी करनी थी फॉर दी हिस्टोलॉजी पर्पस। सही है। ये आपकी पूरी हिस्टोलॉजी अभी कवर नहीं हो रही। इसके साथ जो आपने हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिक जो आपके क्या कहते हैं, एब्डोमेन के अंदर आपने, और जो आपकी लेयर्स हैं उसकी कॉलोन की, और वो सारी वो भी लाजमी करनी है। सुपरफिशियल सुपरफिशियल तो लाजमी करनी है। सही है। क्लियर? सो तो नहीं गए? अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में मैंने आपको ये बताना था कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी हमारे पास हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी मौजूद है। वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के साथ एंडोक्राइनोलॉजी की भी एम्ब्रियोलॉजी करनी है। ठीक है। तो अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन होती है या आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये आपको मैडम के साथ करनी चाहिए, तो वो मैं करवा दूंगी। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने रफ़ी के पॉइंट्स के ऊपर। कौन पूछ रहा है कुछ? हम्म। ये वाले भी शेयर कर दीजिएगा और एमरी वाले भी। हाँ, मैं दोनों हाई हील शेयर कर देती हूँ। साथ ये मैं तनवीर के कुछ फ्लैश कार्ड्स मुझे मिले थे, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। सही है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी आपके पास है। असल में ना इसके अंदर मुझे ना, ये देखो, ये आपके पास हाई हील्ड एम्ब्रियोलॉजी है भाई। हिल जा। ये वाली। ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, इसका भी पीडीएफ। ठीक है। तो सारी सारी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्टोलॉजी आप लोगों के साथ करने का मकसद ये है कि आप लोग सारी सारी लाइनें क्रैम्स नहीं करो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें शॉर्टलिस्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है। बजाय इसके कि सारी सारी चीज़ें याद रख के परेशान हो, बाद में ना वो याद रहे जो याद करना है, और ना वो याद रहे जो याद नहीं करना था। सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आज करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टोलॉजी करवा दूं? ठीक है, जैसे आप कहो। ठीक हो गया। एक सेकंड रुको, हिस्टोलॉजी। अच्छा जी। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? चलो। उम्म, अच्छा, टाइप ऑफ कोलेजन इन डर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है। तो स्किन आपके पास आउटर लेयर है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि आपके पास टाइप ऑफ स्किन कौन सी है, दैट इज योर टाइप 1। ठीक है। अच्छा, अब टाइप 1 के अंदर स्किन के अलावा और कौन कौन सी जगहों पर टाइप 1 आपके पास कोलेजन मौजूद है, दैट इज योर बोन। ठीक। प्लस स्किन। ठीक। और आपके पास टेंडन फेशिया विद लेट वुंड हीलिंग के अंदर आपके पास आता है टाइप 1 कोलेजन। ठीक है। और टाइप 2 कोलेजन आपके पास आता है कार्टिलेज, मेनली इन दी कार्टिलेज।
टाइप 3 आपके पास आता है रेटिकुलर फाइबर्स और ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ठीक, इसके साथ आपके पास आता है दैट इज इन दी अर्ली वुंड हीलिंग। तो अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर टाइप 3 आएगा और लेट वुंड हीलिंग के अंदर आपके पास टाइप 1 आएगा। सही है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके पास आएगा टाइप 4। ठीक, ये आपने याद रखना है। फिर से याद करते हैं, टाइप 1 किस में था, स्किन में और लेट वुंड हीलिंग में। यहाँ साथ साथ याद करो क्योंकि हम एम्ब्रियो सॉरी रफी की रिवीजन नहीं कर रहे। तो एंड में जब रिवीजन करेंगे तो वो भूल जाएगा, तो साथ साथ बोल दिया करो, साथ साथ जब मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे एक दफा लिख लिया करो। सही है। अच्छा। टाइप ऑफ कोलेजन इन द स्किन आपके पास कौन सा है। सॉरी, टाइप 1 के अंदर आपके पास क्या आ रहा था, स्किन और लेट वुंड हीलिंग। सही। टाइप 2 किस में आ रहा था, कोलेजन के अंदर। ठीक। और इसके अलावा आपके पास विट्रस और न्यूक्लियस पल्पोसस में। टाइप 3 किस में आ रहा है, अर्ली वुंड हीलिंग और रेटिकुलर फाइबर्स। डॉक्टर साइड आर वेरी गुड, बाकी सब जो नहीं कर रहे हैं उनको ना, ठीक है, दे आर इन द डेंजर जोन, दे आर इन रेड लाइन। ठीक, मेरी तरफ से। अच्छा। और टाइप 4 किस में आ रहा है, दैट इज इन योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक। अच्छा। अब उसके बाद इन्होंने आगे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कि जो टाइप 1 है दैट इज डिफेक्टेड इन दी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। बख्तावर ग्रीन जोन में आ गई हैं। अच्छा। आपके पास जो टाइप 3 है दैट इज डेफिशिएंट इन दी एहलर डायलर सिंड्रोम। ठीक। और एल्बर्ट और गुड पास्चर में आपके पास आता है टाइप 4 डिफेक्टिव। ठीक। तो ये चीजें आपने इस तरह से याद रख लेनी है। ठीक हो गया। नीचे भी उसने यही पूछा हुआ है कि टाइप 1 इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बोन, स्किन, टेंडन्स और फेशिया। टाइप 2 कार्टिलेज, विट्रस और न्यूक्लियस पल्पोसिस में। टाइप 3 in the embryonic tissues, uterus and blood vessels। और टाइप 4 इसके अंदर आपके पास आ रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी, मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ कोलेजन फाइबर, स्टेन लाइटली विद द eosin। ठीक। vertical striations are present in the reticular fibers और lamellar striations collagen fibers। इस तरह से याद रख सकते हैं। जिंदगी आसान बनानी है ना अपनी, तो ये ना समझो कि मैडम बस हर चीज को उस तरह से ही कराती हैं। कॉन्सेप्ट भी हैं, आई डू एग्री, बट कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर कुछ चीजें आप लोग थोड़ी सी ट्रिक से याद रख लो तो वो ज्यादा आसान हो जाती है, भूलती नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट डगमगाए भी तो। ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्राइएशंस के अंदर आर आता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं रेटिकल फाइबर्स। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइएशन सॉरी लेमिनर स्ट्राइएशंस हैं उसमें एल आ रहा है, तो लेमिनर स्ट्राइएशंस एल कोलेजन। सही है। ऐसे याद रहेगा। अच्छा। लेमिनर अपीयरेंस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी दैट इज योर कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, वही चीज। ठीक हो गया। देन इज कोलेजन टाइप इन हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन में कौन कौन सा होगा, टाइप 1 और टाइप 3। ठीक है। डर्मिस के ऊपर अभी हमने देखा स्किन की टाइप 1। ठीक। ये भी डर्मिस है, दैट इज टाइप 1। ये सारे के सारे अब उसने तरह तरह के तरीकों से पूछे हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड इन। अब यहाँ पे देखना है कि अब उसने स्ट्राइएशंस की बात नहीं की, अब उसने ये बात की है कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन विच लेयर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कोलेजन फाइबर्स को हमने एल से याद किया था तो लेमिनर स्ट्राइएशंस के साथ। ठीक है। यहाँ पे उसने बात की है कि वो अरेंज कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो अरेंज हो रहे हैं एट दी रेटिकुलर लेयर। ठीक है। थोड़ा सा अगर इसका बैक कॉन्सेप्ट देखो तो ये सारे के सारे डेंस इंटरकनेक्टेड मेश वर्क है। ठीक है, किसका बना रहे हैं, डर्मिस का। ठीक है। तो कोलेजन फाइबर्स प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि कंपोनेंट है रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस का। ठीक है।
तो ये चीज है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर आएगा, दैट इज योर रेटिकुलर लेयर। सही है। एक सेकंड रुकना, बाहर बेल बजी है, बस एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी। तुम लोगों के चक्कर में मुझे भूल गया कि मुझे ना चाय पीनी थी आज, और मैं चाय लेकर आई थी गरम गरम। और अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और अब मुझे याद आया कि हो, मेरी तो चाय भी पड़ी हुई थी। चलो। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेटिकुलर लेयर की, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड मैशवर्क मैशवर्क के अंदर आपके पास दीज आर दी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जो आपके पास कोलेजन फाइबर्स थे, और ये अरेंज हो रहे थे विद दी रेटिकुलर लेयर। सही है। अब आपको याद रहेगा, नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज वही सारे के सारे चीजें, विच वन इज एसोसिएटेड विद कोलेजन एट्रोफी। तो अगर हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कोलेजन एट्रोफी होती है। सही है। कोलेजन एट्रोफी इज ड्यू टू दी दिस डेफिशिएंसी ऑफ दी कोलेजनेस। ठीक है, ये नाम से जाहिर हो रहा है, कोलेजनेस। IV prostaglandin initiates the ripening of the cervix by the hydration of the collagen। ठीक है। यार मैंने खुद ठंडी कर ली है, अभी पीने का फायदा नहीं है, तुम लोगों से कल पूछूंगी, ठीक है। चलो। अच्छा, फिर उसके बाद वूंड हीलिंग के अंदर आपके पास कौन कौन से आ रहे थे? आपके पास टाइप 1 और टाइप 3 आ रहे थे, ठीक है। इनिशियल वूंड हीलिंग में आपके पास आ रहा था टाइप 3, और लेट वूंड हीलिंग में आपके पास आ रहा था टाइप 1। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, एक आपके पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्चर, और एक आपके पास आ रहा है कीलॉइड। तो कीलॉइड से काला, और काला ब्लैक पीपल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर के अंदर आपके पास आ सकता है ऑल टाइप ऑफ पीपल्स, तो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद टाइम लिमिट जो है मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, दैट इज योर 3 मंथ्स। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ओपन वूंड हीलिंग में क्या होता है, कि जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोलेजन सिंथेसिस के अंदर कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे पास विटामिन्स कौन सी होती हैं, विटामिन D होती है या विटामिन C होती है? तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि विटामिन D लगा देते हैं हम, ठीक है। बट जो आपके पास विटामिन C है, वो एसेंशियल को फैक्टर है फॉर दी कोलेजन सिंथेसिस। ठीक है। किस तरह से कर रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं? थोड़ा सा अगर किसी को बहुत अच्छा याद है, प्रोलाइल आ रहा है, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज आ रहा है, जो कि कोलेजन फाइबर्स को स्टेबलाइज करता है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट, हाँ, अगर कोई पेशेंट जो है मतलब डेफिशिएंट होगा विटामिन C, तो उसके अंदर कोलेजन प्रोड्यूस या मेंटेन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो जाएंगे, और वो आगे जाके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, बूस्ट करेंगे कोलेजन प्रोडक्शन को, और फिर आगे स्किन और वुंड हीलिंग होगी। सही है। तो वो पीछे से यानी कि अपनी जो है वो निकालता जाता है ना प्रोडक्ट। ठीक है। तो दैट इज दी विटामिन C इज इन दी स्टेबलाइजेशन ऑफ दी कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, आपके पास 35 ईयर ओल्ड ब्लैक एथलीट प्रेजेंटेड विद थर्ड डिग्री बर्न। तो थर्ड डिग्री बर्न के अंदर उसको क्या डेवलप हो सकता है, ब्लैक एथलीट है, ब्लैक एथलीट है, तो उसको क्या होगा, कीलॉइड, काला हो जाएगा। ठीक है, पहले ही काला है। अच्छा, लोकल फैक्टर हीलिंग
इसके अंदर उसने यहाँ पे वैसे पूछा ओल्ड फायर फाइटर, इसने कोई वो नहीं बताया हुआ। पेशेंट इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच कॉम्प्लिकेशन, इसमें भी थर्ड डिग्री बर्न हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर, और स्पेसिफिकली ब्लैक में आपके पास कीलॉइड। ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें आपने याद रख लेनी है। एक ये कि लोकल फैक्टर कॉजिंग डिलेड वुंड हीलिंग, लोकल फैक्टर दैट इज इन्फेक्शन, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो हमारे इर्द गिर्द पांच घूम रहे हैं। ठीक है। और जो सिस्टेमिक है दैट इज योर डायबिटीज, डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट वूंड कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। और कौन हेल्प करता है वूंड कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज योर मायोफाइब्रोब्लास्ट। ठीक हो गया। मायोफाइब्रोब्लास्ट आपका दोस्त है। व्हाट हेल्प्स इन वूंड हीलिंग, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंजाइम इन टिश्यू रीमॉडलिंग, तो कौन सी इंजाइम है, टिश्यू रीमॉडलिंग करवाती है। ठीक है। तो रीमॉडलिंग कौन करवाती है, मेटा प्रोटीनेस। ठीक है। मेटा का मतलब भी जोड़ना है, और रीमॉडलिंग में भी क्या हो रही है, वापस जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रीमॉडलिंग विद द मेटालो प्रोटीनेस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे कुछ टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स बताए हैं, और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स बताए हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बताए हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में उसने ये बताया है कि दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द कोलेजन एंड इनहिबिट्स इट्स डिग्रेडेशन, और ये दोनों क्या कराते हैं, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द टिश्यू हीलिंग, स्कार फॉर्मेशन। और ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसके साथ क्या कराता है, एंजियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है। और मेटालोप्रोटीनेज और जो भी मैंने आपको लाइसाइल ऑक्सीडेज वगैरह बताए, ये सारे के सारे टिश्यू रीमॉडलिंग और स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करते हैं। सही है। तो यहाँ पे उसने वही क्या है कि पूछा बार बार कि टिश्यू रीमॉडलिंग कौन कराता है, एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड फॉर्मेशन कौन कराता है, फिर उसके बाद क्रूशियल सूचर फ्यूजन फैक्टर कौन सा है, तो वो आपके पास एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फाइब्रोब्लास्ट। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद रिसेक्टेड ट्यूमर फॉर एब्डोमेन बायोप्सी शोड न्यू वेसल्स एंजियोजेनेसिस, तो एंजियोजेनेसिस स्पेसिफिकली कौन करवाता है, न्यू वेसल फॉर्मेशन। एंजियोजेनेसिस का दूसरा मतलब, तो वेसल फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है पेशेंट वुंड sutured आफ्टर अ वीक न्यू वेसल फॉर्म्ड, विच ऑफ दी सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपके पास आएगा FGF। अगर FGF ऑप्शंस में नहीं है, तो फिर आपके पास आएगा एंजियोजेनेसिस वाला, दैट इज योर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी, आर्टिकुलर सरफेस हैज विच कार्टिलेज, तो ये आपके पास है हाइलिन कार्टिलेज। अब इसने तीन डिफरेंसेस बता दिए हैं कि हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज दोनों के अंदर टाइप 2 होगा, और फाइब्रो कार्टिलेज फर्स्ट है, तो उसके अंदर 1 कार्टिलेज टाइप 1 होगा। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास हाइलिन कार्टिलेज है उसको आप ग्लास लाइक भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपके पास फाइबर्स विजिबल नहीं होते, बाकी दोनों में आपके पास फाइबर्स विजिबल होते हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप याद रख सकते हो E फॉर इलास्टिक और 3 E's। ठीक है। इसमें आपके पास ईयर होगा और एपिग्लॉटिस होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, ईयर पिना, और एपिग्लॉटिस में आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक आप इस तरह से ईयर वगैरह अगर भूल भी जाता है और सिर्फ आपको ये याद रह जाता है कि उसमें 3 E's थे, तो वो आप कैसे याद रख सकते हो कि कान है, कान के अंदर जब हम कान छिदवाती हैं हम सारी लड़कियां, तो वो इलास्टिक होता है ना, इसी वजह से वो इजीली हो जाता है, हमें उसमें दर्द नहीं होती। ठीक है। वरना अगर नाक की हड्डी की तरह हो या बैक की हड्डी की तरह हो, तो फिर तो कभी भी ना करवा सके। सही है। तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, दैट इज योर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज किसमें होगा, ईयर, ईयर से फिर आपको याद आ जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और फिर आपको याद आ जाएगा एपिग्लॉटिस। ठीक है।
अब आ जाओ फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज का हमने कहा कि इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, एसेटेबुलम मेनिस्का ऑफ नी इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इतना नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ आपने याद रखना है कि विजिबल है या नहीं और उसमें कौन से टाइप ऑफ कोलेजन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है हाइलिन। हाइलिन के अंदर उसने एक निमोनिक तो दिया है, लेकिन आप उसमें ये याद रख सकते हो कि हाइलिन कार्टिलेज के फाइबर्स विजिबल नहीं है, ग्लास लाइक है। टाइप 2 होगा तो इसमें बोन्स आएंगी। एक तो लॉन्ग बोन के एपिफिशियल कार्टिलेज आएगा, रिब्स कॉस्टल कार्टिलेजेस आएंगे, और बाकी छोटे छोटे क्रीकॉइड थायरॉइड नेसल कार्टिलेजेस आएंगे, सही है। जो मैं कहूंगी याद करने के वो आपके पास रिब्स हैं, दैट इज योर कोस्टल कार्टिलेजेस, एपिफिशियल कार्टिलेजेस, और आपके पास द क्रीकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेजेस, सही है। तो इस तरह से हमारे ये कार्टिलेजेस भी हो गए हैं। अब उसने ये सारी की सारी वही कार्टिलेजेस वाली चीजें पूछी हैं, ठीक है। कॉस्टल कार्टिलेज कौन सा आपके पास, हाइलिन है, ठीक है। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर्स लाइटली स्टेन, ये पहले भी उसने पूछा हुआ है, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कौन सा है, कोलेजन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास अब उसने पूछी है उसी से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताना है कि स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम किस में होगा, सलाइवरी ग्लैंड में। अब उसने ग्लैंड्स के हवाले से पूछ लिया है, ठीक है। तो आपके पास सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। जो आपके पास सिंपल एपिथेलियम है उसके अंदर आपके पास क्या रहा है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और कोलमनर, ठीक है। और स्टूडोस यार आगे हैं इसकी टाइप्स, कोई टेबल था हमारे पास इसका भी, था शायद, नहीं कि यहीं से था, आई गेस था, या फिर यही टेबल था। चलो, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, यहीं से कर लेते हैं। तो जो सिंपल स्क्वेमस है, फ्लैट सेल्स हैं, वो किस किस के अंदर होंगे आपके पास, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, और एल्विला में। क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन और ओवरी में, ठीक है। कॉलमनर जो है कॉलम लाइक है, तो वो आपके पास आएंगे नॉन सिलिएटेड और सिलिएटेड, ठीक। जो नॉन सिलिएटेड है वो आपके पास आएंगे स्टमक, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन, और जो सिलिएटेड है वो आपके पास यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस में, ठीक। और जो आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड है, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बट गिव्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, वो किस में आ रहा है, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, यानी नोज से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक के रास्ते में आपके पास आता है सूडो स्ट्रैटिफाइड, सही है। अब इसको हमने याद कैसे करना है, सिर्फ पढ़ना तो नहीं है ना, याद भी करना है, ठीक। तो जो सिंपल स्क्वेमस था, फ्लैट सेल्स थे, ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वेमस है, के से, ठीक है। तो आपके पास क्या हो सकता है, उसमें आपके पास जो मोस्ट फ्लैट सेल्स हैं, जो जिससे लाइन फ्लैट हो जाती है, अगर बंदा मर जाए तो कौन सी लाइन फ्लैट होती है, हार्ट की, ईसीजी की, सही है। तो फ्लैट सेल्स कौन से होंगे फिर हमारे पास, किसके होंगे, ये वाली लाइन नॉर्मल, ये वाली सीधी। तो किसके अंदर फ्लैट सेल्स या फ्लैट लाइन आ जाएगी, दैट इज इन योर हार्ट। हार्ट को सप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स, ठीक। और इसके साथ जो सांस दिला रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट आर योर एल्वुलाई, ठीक है, ये चीज। और दूसरी तरफ अगर हम नोज से लेकर रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो वो तो है ही अलग, दैट इज योर सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये दो याद हो गए। अब हमारे पास रह गए क्यूबॉइडल और कोलमनर, ठीक है। क्यूबॉइडल आपके पास क्यूब लाइक है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल को आप याद रख लो ओवरी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ठीक हो गया, ये भी चला गया। अब एक रह गया आपके पास, दैट इज योर कोलमनर। कोलमनर, ठीक है, तो वो आपके पास ये कॉलम्स बना रहा है, ठीक है। तो कॉलम्स किस तरह से बनती हैं, मेरा ख्याल है ये कॉलम्स है ना, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास रोज है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, फर्स्ट रो में सेकंड रो में बैठने वाले बच्चे, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलम्स है ना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी स्टमक की भी आपके पास, ये आपके पास स्टमक है, ठीक है। यार मेरी बोंगियों पे नहीं जाना, दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। और ये आपके पास इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन इस तरह से आपके पास, अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, ये आपके पास दो तीन कॉलम्स के अंदर आता है, ठीक है।
और इसी तरह से आपके पास आता है स्टमक। ठीक। और स्टमक के साथ एक छोटू सा पड़ा होगा फ्री में आया हुआ गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कोलमनर एपिथेलियम वाले। ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद अगर हम सिलिएटेड की बात करें, सिलिएटेड कोलमनर की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं जो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज योर यूट्राइन ट्यूब एंड यूट्रस। ठीक। तो ये सिंपल कॉलम यहाँ पे आई, उसने आगे जाके ट्विस्ट कर दिया, आगे जाके उसने सर्कल बना दिया, तो उसने आगे जाके सी बना दिया दोनों साइड्स पे, दैट वाज सिलिएटेड, और वो बन गया यूट्रस। ठीक। ऐसे करके याद रखेंगे तो याद रह जाएंगी, वरना कभी भी हिस्टोलॉजी याद नहीं रहती। अच्छा। अब आ जाओ स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं। स्ट्रेटिफाइड के अंदर आपके पास आती हैं कैरेटिनाइज्ड या नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक। कैरेटिनाइज्ड के अंदर कैरेटिन है, ये हमें बचपन से बता रहा है, नॉन कैरेटिनाइज्ड में कैरेटिन नहीं है। ठीक है। अब कैरेटिन है तो क्या करना है, कहाँ कहाँ पे होगी, स्किन और पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है। और नॉन कैरेटिनाइज्ड किस में है, इसोफेगस और ओरोफेरिंक्स, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल और वेजाइना। ठीक है। अच्छा। वेजाइना हमें ऑलरेडी याद हुआ है। ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल अभी हम याद रख लेंगे। ठीक है। अब बाकी रह गया आपके पास इसोफेगस और ओरोफेरिंक्स और पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है। अच्छा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल किस में है आपके पास, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। ठीक। और स्ट्रेटिफाइड कोलमनर किस में है आपके पास, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास एल आ रहा है और कोलमनर में भी आपके पास एल आ रहा है। ठीक है। और मेल यूरेथ्रा, इसमें भी एल आ रहा है और इसमें भी एल आ रहा है, तो ये आपके पास आएंगे सलाइवरी और मेल दोनों में। यूरेथ्रा में आपके पास स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस में आ रही थी आपके पास, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड रीनल पेल्विस। सही। अब हमारे पास दो रह गई हैं, दैट इज योर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और क्यूबॉइडल। ठीक है। तो क्यूबॉइडल को आप सिंपल याद रख सकते हैं कि जो लेफ्ट है आपके पास, दैट इज स्वेट ग्लैंड, वो आपके पास स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल होगा। सही है। कोई और निमोनिक खुद से भी बनाना चाहते हैं तो योर चॉइस। और जो आपके पास स्क्वेमस है उसके अंदर कैरेटिन है। ठीक है। तो जो हमारी स्किन है, दैट इज इन्वॉल्विंग द केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड प्लस पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोअर पार्ट है ओरल कैविटी का, दैट इज इन द केराटिनाइज्ड, और जो इनिशियल इनिशियल है जिससे हम खाना खाते हैं, जो ओरोफेरिंक्स तक का एरिया है, दैट इज सॉफ्ट, जिसके अंदर कैरेटिनाइज नहीं है। के से आप कांटा याद रख सकते हैं कि अगर हमारी ऊपर वाली ओरोफेरिंक्स और इसोफिगस ही कांटे वाली होती तो फिर हमारे लिए खाना बहुत मुश्किल होता ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वो नॉन कैरेटिनाइज अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। ठीक है। तो द इसोफिगस एंड ओरोफेरिंक्स इज नॉन कैरेटिनाइज। ठीक है। कांटा फ्री। ठीक हो गया। और इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल एंड वेजाइना। सही है। याद हो गए हैं, मुश्किल तो नहीं है, अब आसान हो गए हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं कल कोई भी पूछूंगी तो मैं इसी तरह से पूछूंगी कॉलम्स कौन से बना रहे थे, ताकि तुम लोगों को निमोनिक के साथ याद हो जाए और तुम लोगों को ना भूलें। ठीक है। कुछ जगहों पे तुम लोगों को लग रहा होगा मैडम बहुत गूंगियां मारती हैं, लेकिन यार मैं खुद भी इसी तरह याद रखती थी। तुम लोगों के पास अगर टाइम है, तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती। तो आई वॉज इन एन अरबिक कंट्री। तो वहाँ पे ना अरबिक पढ़ाई जाती थी और वो हमारा एक बेसिक सब्जेक्ट था। आप लोग तो सिर्फ एक मैम 442 में एक पॉइंट समझा दें। अच्छा। 442 में बेटा कौन सा पॉइंट समझाना है बताओ। एक पार्ट समझा दें, पूछो कौन सा पार्ट, मैं सुन रही हूँ। अच्छा। तो हमारा ना एक सब्जेक्ट होता था अरबिक। तुम लोगों को तो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज पढ़नी होती थी ना, हमने पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़नी होती थी और सोशल स्टडीज भी पढ़नी होती थी। इसके अलावा हमने अरबिक करनी होती थी, जो हमारा एक बेसिक पार्ट होता था। अरबिक में होती थी ताबीर। ताबीर होती थी 20 मार्क्स की। ठीक है। तो अगर तुम लोगों का वो अरबिक का पार्ट नहीं होता था ना, तो तुम लोगों का जाहिर है रिजल्ट सारा डाउन आ जाता था। तो वो ताबीर होती थी ऐसे, उस ऐसे को आपने एज इट इज याद करना होता था 20 मार्क्स का।
सही है। तो अब मैं क्या करती थी कि अरबिक तो नहीं आती थी, लैंग्वेज और बोलने में बहुत डिफरेंस था, पता था कि लैंग्वेज कैसे आती है, लेकिन लिटरेचर और लैंग्वेज वाज अ हेल डिफरेंट। ठीक। तो हम क्या करते थे कि, मैं देख लेती हूँ आपका पॉइंट भी। अच्छा। मैं तो क्या करते थे कि मैं अब क्या करती थी कि जो यहाँ पे याद करने के लिए अब करना भी होता था, तो जो उसकी लैंग्वेज होती थी ना, उसको उसी तरह के वर्ड्स में याद करके, जिस तरह मैंने के फॉर कैरेटीन और के फॉर कांटा किया, तो मैं इसी तरह से ना अपनी एक मतलब ऐसी स्टोरी बनाती थी ना उस ताबीर को लेके, कि वो वर्ड्स अरबिक के होते थे लेकिन उसको उर्दू में याद रखना, और उर्दू में याद रख के इस तरह की स्टोरी बनाने के ना उसका सार होता था ना पैर, लेकिन वो स्टोरी इतनी मजेदार बन जाती थी कि जैसे फॉर सपोज के मतलब एक मुझे अभी भी याद है छोटा सा कि मैंने किया कि उसके ऊपर वो सरफ, ऐसे मुझे लगता है कि कोई इस तरह का वर्ड था अरबिक का ना, तो हमने उसको ऐसे याद किया कि वो सरफ लेने गया और फिर उसको वो नहीं मिली, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो जम कर जाता है किसी ग्रोसरी स्टोर पे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वो इतनी इलॉजिकल स्टोरी बन जाती थी कि, लेकिन वो याद इतनी अच्छी रह जाती थी कि पता होता था कि इससे आगे क्या होना है, इससे आगे क्या होना है, और उससे ये होता था कि मेरे हमेशा बाकी सब्जेक्ट्स में 100% आए या ना आए, लेकिन अरबिक में मेरे 75 में से 75 आते थे, और मेरी अरबिक की टीचर बड़ी खुश होती थी, और इससे रिजल्ट भी कभी डाउन नहीं जाता था। लेकिन आपको पता है हमारे स्कूल के अंदर इट वॉज अ हेल्प फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और एंड पे इतना ट्रॉमाटाइज्ड हो गए कि बच्चों का रिजल्ट इतना डाउन हो गया कि जब हम आखिरी क्लास में थे, 8th क्लास में, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे उन्होंने रिजल्ट के अंदर से ही एक्सक्लूड कर दिया इतना, यानी कि उस चीज को हाइप दी गई कि बच्चों की इतनी बैड परफॉर्मेंस आई, उससे रिजल्ट इतना खराब हुआ कि उन्होंने फिर अरबिक को लेना होता था पेपर, लेकिन उसको फिर रिजल्ट में ऐड नहीं किया, तब भी आई वॉज गेटिंग 70, क्योंकि मुझे होता था कि यार अगर ये चीज मुझे नहीं आती तो इसको किसी तरीके से तो करना है ना, फिर चाहे उसको कैसे भी करो, फिर चाहे बोंगिया मार के करो, फिर चाहे जैसे भी करो, लेकिन मेमोराइज तो करना है ना, याद तो रखना है ना। तो अब उसमें कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं था, लेकिन वो ताबीर आपके लिए एक हेल्प थी, क्योंकि 20 मार्क्स आपके आने थे। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में तो मैं ऐसे ही याद रख लेती थी, जैसे हमने के फॉर काला और के फॉर किलोइड किया वैसे ही एक पॉइंट याद किया होता था, क्योंकि अरबिक में सीधी सीधी लाइंस आती थी, तो ये एक हमारे लिए गुड पॉइंट होता था कि वो उसको चेंज या पैराफ्रेज नहीं करते थे, तो उसमें एक आसानी हो जाती थी। सही है। तो इसी तरह ही तुम लोगों ने FCPS 1 एक हेल है, उसको क्लियर करना है। तो जो हमारी रिलेटेड टू गायनी नहीं होगा, उसको हम इसी तरीके से याद रखेंगे, और बिलीव करो इस तरीके से याद रखने से तुम लोगों को ना तो वो चीज़ भूलेगी, और ना ही तुम लोग उस चीज़ में कंफ्यूज होगे। हमारा बेसिक मसला ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हमें पक्का पता है कि हमने नहीं इसी तरह ही याद किया था, फिर हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। सही है। अच्छा अच्छा, ये पूछ रही थी हमारे पास डॉक्टर अमाइमा के, एंजियोजेनेसिस बाय वूंड हीलिंग किस बाय मेटालोप्रेस, लेकिन एंजियोजेनेसिस वैस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर और बिल्कुल करवाता है, यहाँ मेटालोप्रेस क्यों लिखा हुआ है, कहाँ पे है जी, एंजियोजेनेसिस इन वूंड हीलिंग इज बाय। अच्छा। अब इसके अंदर उसने पूछा है कि अगर वो इंजाइम के बारे में पूछता है तो फिर आप मेटालोप्रोटीनेस करेंगे, अगर वो फैक्टर के बारे में पूछता है तो फिर आप वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के बारे में पूछेंगे, लेकिन अगर वो ओवरऑल पूछता है तो फिर आपके पास दिस वन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आएगा। सही है। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आपका जो मेन फैक्टर है वो है वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर, स्पेसिफिकली न्यू वेसल फॉर्मेशंस के लिए है, और जो इसमें एंजाइम है वो आपके पास मेटालोप्रोटीनेज है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सही है। तो बेसिकली ये जो हमारी रफ़ी है वो उसने इस तरह से बनाई है कि फॉर सपोज अगर मेटालोप्रोटीनेज उसने लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास आपके पास ये दो ऑप्शन, उसने कहा है कि ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। सही है। तो यहाँ इसने पॉसिबल वेज ऑफ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं। सही है। अच्छा। अब हम थे इसके
ऊपर ये हमने कर लिया था। अब मैं मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे तुम लोग कर लो, कि ये वही उसने टेबल को आगे डिफाइन किया हुआ है। सही है, फिर भी अगर ना समझ आए तो पूछ लेना। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, तो वो एक आखिरी अकेला था, उसको हमने डाल दिया स्वेट ग्लैंड के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर वो गॉल ब्लैडर के बारे में पूछेगा तो तुम लोगों को फौरन याद आ जाएगा कि वो मैडम ने यहाँ कॉलम्स बनाई थी, उसमें स्टमक था, स्टमक के साथ इंटेस्टाइन थी, और वहां फ्री में एक चीज आ रही थी, दैट वाज योर एसेसरी, दैट इज योर गॉल ब्लैडर। सही है, तो कॉलम्स थी, तो ये आपके पास क्या आएगा, कोलमनर एपिथेलियम। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट था, जितने भी आपके पास रिस्पिरेटरी हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं सारे, उनके अंदर आपके पास क्या रहा था, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब कुछ ऐसे हैं जो कि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, हमने देखा कि कौन कौन से थे, दैट इज योर नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स एंड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये हमारे लिए अब एक मसला बन गया है कि सारा का सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक सूडो स्ट्रैटिफाइड नहीं है। तो अब देखते हैं कि बाकी जो पार्ट है वो कौन सा है। ठीक है। अब आपके पास जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हैं या जो प्री टर्मिनल है, एक आपके पास प्री टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, एक रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, और एक एल्वुलर डक्ट्स है। ठीक है। तो अब इनकी हमने एपिथेलियम करनी है। अब जो आपके पास है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स या प्री टर्मिनल, वो आपके पास है जी सिंपल सिलिएटेड कोलमनर टू सिंपल क्यूबॉइडल। जो आपके पास टर्मिनल है दैट इज योर क्यूबॉइडल। ठीक। और जो आपके पास रेस्पिरेटरी है दैट इज योर सिंपल क्यूबॉइडल एक्सेप्ट एल्वुलाई। ठीक। अब उसमें जो एल्वुलाई आ जाते हैं वो आपके पास आ जाते हैं स्क्वैमस। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, जो आपके पास प्री टर्मिनल हैं, जो आपके पास प्री प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हैं, वो आपके पास हैं सिलिएटेड। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास टर्मिनल वाले हैं, जब वो टर्मिनल पे आते हैं या जब वो एंड पे आते हैं तो वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो कॉलम्स हैं आपके पास, वो कॉलम्स एंड पे आके क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, दैट इज योर कोलमनर, सॉरी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक। और रिस्पिरेटरी को भी आप कैसे याद रखेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल से, ये दोनों आपके पास सेम है। ठीक है। अब जो आखिर में आपके पास रहेंगी एल्व्यूलर डक्ट्स या एल्व्यूलाई, ये आपके पास बहुत ज्यादा शौकी हुई हुई है, क्योंकि इन्होंने ही मेन आपको रिस्पिरेशन प्रोवाइड करनी है, तो दे आर हैविंग दी स्क्वेमस एपिथेलियम। सही है। तो आपके पास ये सुपरफिशियल या फिर सुपीरियर प्रोटोकॉल मांगती हैं। ठीक है। तो दैट आर सुपीरियर अबव ऑल, तो इसके अंदर आपके पास आएगा स्क्वेमस। जो टर्मिनल और रिस्पिरेटरी हैं वो टर्मिनल एंड पे आके क्यूब लाइक बन जाएंगी, दैट इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो प्राइमरी है वो आपके पास सिलिएटेड है। सही है। सिलियाज आर इम्पोर्टेंट ना फॉर दीज रिस्पिरेटरी ट्रैक। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी अल्कोहलिक लिवर हिस्टोलॉजी में आपके पास मैलरी बॉडीज आती हैं। ओके। हिस्टोलॉजी ऑफ वेजाइना के अंदर आपके पास इलास्टिक फाइबर्स हैं। ओके। हिस्टोलॉजी पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक में आपके पास इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये सिंपल सिंपल उसने पूछा हुआ है। थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर फ्लैट एपिथेलियम है। ओके। ये जब आप लोग एपिथेलियम्स करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जर्मिनल सेंटर्स लोब्यूल्स एंड हिस्टोलॉजी लिम्फ नोड्स, वैसे इतना बेसिक बहुत कम, एक या पांच क्वेश्चंस आएंगे बेसिक से। सही है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेजल पॉलिप ऑन हिस्टोलॉजी, तो उसके अंदर आपके पास आता है इयोसिनोफिलिया। ठीक है। नेजल पॉलिप इज अ डिजीज नॉट अ नॉर्मल, इस वजह से उसमें इयोसिनोफिलिया आ रहा है, इयोसिनोफिल्स उसमें कम होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास ट्यूमर ऑफ वर्मिस इन चाइल्ड, हिस्टोलॉजी वाज गिवन ट्रू रोजेट्स, तो ट्रू रोजेट्स किसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, आगे आप करेंगे, दैट इज फॉर दी ब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। सही है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट शायद गलत बोला, मुझे अभी याद आया। इयोसिनोफिलिया के अंदर मैंने बताया कि इयोसिनोफिलियास कम होंगे, नहीं,
ऑपोजिट बता दिया मैंने। ईओसिनोफिल्स का लेवल ज्यादा होगा, एलिवेटेड काउंट ऑफ ईओसिनोफिल्स होंगे, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है, मैं वही सोचूं कम होंगे तो डिजीज कैसे होगी। अच्छा, हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यू एंड मीजोथीलियम एंड फाइब्रोब्लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट, तो किस में होंगी आपके पास मीजोथीलियम और फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे लंग्स में, ठीक है। और लेस अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स किस में होती है, दैट इज इन योर सर्विक्स, ठीक। अच्छा, हाउ मैक्यूलर डेंस आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, तो उसके अंदर आपके पास डीप बेजल लेमिना होता है। थोड़ी सी चीजें आपने क्रैम भी करनी है, ठीक है। मैक्यूलर डेंसा के अंदर आपके पास डीप बेजल लेमिना होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास मैक्यूलर डेंसा के अंदर डीप बेजल लेमिना के साथ आपके पास लार्ज सेल्स होंगे विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एंड स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया उसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो वो दोनों तरीके से भी पूछ सकते हैं, या वो आपको बेसल लेमिना की ऑप्शन देंगे, या वो आपको स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया और लार्ज सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई की ऑप्शंस भी देंगे, सही है। अच्छा, फिर कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड व्हेन डिक्रीज प्लाज्मा फ्लो टू दी मैक्यूला डेंसा, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योर मैक्यूला डेंसा, सही है। यार तुम लोगों के साथ एक एक चैप्टर हो जाता, आई डिडंट एक्सपेक्टेड। अब पता नहीं एक एक चैप्टर से हमारे 25 पॉइंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना ही काफी है, सही है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो हमारी हिस्टोलॉजी भी साथ हो गई है, एंड यस हम बहुत टाइम पे हैं, बहुत पंक्चुअल है, मैं तो इतनी खुश हूँ। हम आपके पास आते हैं, हम रिवीजन भी करते हैं, हम लेक्चर सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और साथ में हम रफी भी कर लेते हैं, सही है। क्या होता है मैक्यूला डेंसा, अल्लाहू अकबर। बताओ यहाँ पे कोई है जो इस लड़की को बताएगा कि मैक्यूला डेंसा क्या होता है, कहाँ पे गया है। वहीं से देख के इसको बता देते हैं, वहीं से देख के इसको बता देते हैं। पहले ये बताओ मैक्यूला डेंसा होता किधर होता है। किडनी के अंदर होता है, किडनी के टेस्टल ट्यूब्यूल के अंदर होता है, शुक्र है बख्तावर को पता है, ठीक है। तो ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड डेंस एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर पड़ी होती हैं किडनी के अंदर, ठीक है। और इनका बेसिक काम क्या है, वेरी गुड, इनका बेसिक काम है सोडियम क्लोराइड सेंसर्स के तौर पे ये काम करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके डिटेल में जाएं, तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर होती हैं, जो कि जीएफआर को कंट्रोल करती हैं, फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करती हैं बाय मॉनिटरिंग दी ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड कंसेंट्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पे एक लेनिन का लफ्ज भी आया हुआ है, तो ये क्या करती हैं, जो जक्स्टा मेडुलरी सेल्स हैं उनको सिग्नल देती हैं, जो कि आगे जाके रिलीज करते हैं रेनिन, ठीक। तो अब हमने इसको और डिटेल में पढ़ लिया, सही है। चलो, ठीक है, चलो जी हमारा टाइम पूरा हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।